हेलो एवरीवन, आई एम सी ए मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर में हम IS-23 बोरोइंग कॉस्ट का डिटेल रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IS-23 बोरोइंग कॉस्ट का डिटेल रिवीजन। तो सबसे पहले समझते हैं बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है। जब भी आप फंड बोरो करते हो तो उसके कनेक्शन में कुछ कॉस्ट इनकर्ड करते हो, उस कॉस्ट को बोला जाता है बोरोइंग कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए आपने लोन लिया, लोन के रेस्पेक्ट में आप इंटरेस्ट पे करोगे, आप लोन प्रोसेसिंग फीस दोगे, तो ये इंटरेस्ट और लोन प्रोसेसिंग फीस क्या है, ये आपकी बोरोइंग कॉस्ट होती है। ठीक है। अब इस ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या करना है। जनरली बोरोइंग कॉस्ट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। इंटरेस्ट कहाँ ले जाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हो। लेकिन क्या आप इस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर ये किससे रिलेटेड है? ये बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है किसी क्वालिफाइंग असेट्स से, तो हम इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्वालिफाइंग असेट्स मतलब, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक बिल्डिंग आप बना रहे हो, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको फंड की जरूरत है, तो आपने फंड बोरो किया। फंड बोरो किया तो उसके रेस्पेक्ट में आपको बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हुई। अब क्वेश्चन आता है, ये बोरिंग कॉस्ट आप पीएनएल में ले जाओगे या इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करोगे? ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि अगर ये बिल्डिंग आपकी क्वालिफाइंग असेट्स है तो आप कैपिटलाइज कर देना। अब क्वालिफाइंग असेट्स का मतलब क्या है? अगर इस बिल्डिंग को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो ये आपकी क्वालिफाइंग असेट्स है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहीं पर भी स्टैंडर्ड ने नहीं लिखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर 12 मंथ या उससे ज़्यादा का टाइम लगता है तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है ना। इस बिल्डिंग को रेडी फॉर यूज़ में आने के लिए या फिर रेडी फॉर सेल की कंडीशन में आने के लिए अगर 12 मंथ या उससे ज़्यादा का टाइम लग रहा है, यानी कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो ये हमारी क्वालिफाइंग असेट्स है और इससे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता दूंगा। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जनरली कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जजमेंट रिक्वायर्ड होता है। 12 मंथ या उससे ज़्यादा का टाइम को हम मानते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान के चलो इन्वेंट्री है सर, वो तो तुरंत बनती है और सेल हो जाती है ना, कि वो जनरली रेडी फॉर यूज हो जाती है, रेडी फॉर सेल होती है। उस वो क्वालिफाइंग असेट्स नहीं होती, जनरली बोल रहा हूँ। लेकिन क्या आपकी इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग असेट्स हो सकती है क्या? हो सकती है ना सर। कोई सी भी असेट्स क्वालिफाइंग असेट्स हो सकती है, अगर उसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो वो क्वालिफाइंग असेट्स होगी। एग्जाम्पल के लिए, हमारा बिजनेस ही क्या है? हम लैंड लेते हैं, लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और सेल कर देते हैं। तो ये बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए इन्वेंट्री है। अगर इस बिल्डिंग को बनने में ही सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो ये मेरी क्वालिफाइंग असेट्स है। सर, हमारा काम एयरक्राफ्ट शिप्स बनाने का है, तो शिप्स बनाने में बहुत टाइम लगता है तो ये मेरी शिप्स इन्वेंट्री। लेकिन इसको बनाने में 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाते हैं, तो क्या ये मेरी क्वालिफाइंग असेट्स है? हाँ। कोई सी भी असेट्स जिसको रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल की कंडीशन में आने के लिए अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो वो मेरी क्वालिफाइंग असेट्स है। चलो, अब एक है ना कंफ्यूजन आता है, वो भी बता देता हूँ। जैसे एक बिल्डिंग है ना, उसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा बनने में या रेडी फॉर यूज में आने के लिए। रेडी फॉर यूज देखना है हमें। रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल में आने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो वो हमारे लिए क्वालिफाइंग असेट्स है। अब एक बिल्डिंग मैंने परचेस करी, है ना, मैंने एक बिल्डिंग एक्वायर्ड करी, परचेस करी, ठीक। अब ये बिल्डिंग अभी हमारे लिए रेडी फॉर यूज नहीं है। भले ये बिल्डिंग है, लेकिन हम इसमें मॉडिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद ये हमारे लिए रेडी फॉर यूज है। तो ये हम इस पे क्या कराने वाले हैं? मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं, है ना। तो मॉडिफिकेशन में 2 साल लग जाएंगे। तो क्या ये क्वालिफाइंग असेट्स है क्या? हाँ, है। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हमने एक बिल्डिंग ले ली और ये बिल्डिंग हमारे लिए रेडी फॉर यूज है, तो क्या ये बिल्डिंग अब हमारे लिए क्वालिफाइंग असेट्स है क्या? नहीं। तो डिसीजन कैसे लेना है? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर, दैट्स इट। आप चाहे एक्वायर्ड करो, कंस्ट्रक्ट करो या प्रोड्यूस करो अपने यहाँ पर, इट डजेंट मैटर। सब्सटेंशियल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए उसके रेडी फॉर यूज में आने के लिए या फिर रेडी फॉर सेल में आने के लिए। ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग। अब हमने समझ लिया बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, क्वालिफाइंग असेट्स क्या होती है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना।
अब इसके बाद समझेंगे स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग। बोरिंग दो टाइप की होती है ना, हम बोरो कर रहे हैं तो हमें ये देखना है हमने जो बोरो किया है क्या वो स्पेशली किसी क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लिया है क्या। अगर हाँ तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक बोरोइंग, है ना। पढ़ के भी बताता हूँ, लोन टेकन स्पेशली फॉर क्वालिफाइंग असेट्स, तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। तो जनरल बोरोइंग क्या हो गई, हमने लोन लेके रखा था बैंक से, अब वो पर्पस हमने डिफाइन नहीं किया है कि ये लोन का यूज कहाँ करेंगे, कहीं पर भी करेंगे हमारे बिजनेस में, जहां जरूरत आएगी वहां करेंगे। तो इस टाइप के लोन को बोला जाता है जनरल बोरोइंग। तो अलग अलग क्यों सेपरेट किया, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे ना तो वहां पर फर्क आएगा। तो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे आगे सारी चीजें। चलो, कैपिटलाइजेशन, अब कैपिटलाइजेशन की बात आ रही है, स्पेसिफिक बोरोइंग है, ठीक है, मुझे पता है ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में मैंने लोन लिया हुआ है, अब इस लोन से रिलेटेड कितनी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जांपल के लिए बोरोइंग कॉस्ट आ रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ रहा है $50,000, ठीक है। तो इस $50,000 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ बोरो यहाँ कैपिटलाइज कर दूंगा। अब एक और यहाँ पर क्या आती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यहाँ पर एक सिचुएशन आती है कि आप बोरो करते हो तो ऐसा तो नहीं कि पूरा की पूरा फंड आप ये लगा देते हो, जितना ही बोरो करते हो वो पूरा की पूरा यूज हो जाता है, नहीं। क्या होता है, जैसे मान के चलो प्रोजेक्ट है हमारा, 5 साल चलेगा, ठीक है। 5 साल में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, अब हमने लोन ले लिया। अब लोन ले लिया तो पूरा अमाउंट तो यूज नहीं होगा फर्स्ट ईयर में ही, तो जितना अमाउंट यूज नहीं होने वाला उसको हम क्या करेंगे, हम उसको टेम्पररी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो टेम्पररी इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आएगी, हमारे पास इनकम आएगी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से क्या आएगी, इनकम आएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हमारी बोरिंग कॉस्ट है 50,000, हमें 10,000 की क्या आ गया है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। तो अल्टीमेटली हमारी बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 50,000 में से माइनस करेंगे 10,000, तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट 40,000 है, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। 50 को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। अब एक आता है कि आप जो भी यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट बोल रहे हो वो क्या होना चाहिए, आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होना चाहिए। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब जो आपके पॉकेट से जा रही है। अब एक यहाँ पर केस आता है, क्यों ऐसा वर्ड यूज किया है, हम बोलते हैं कि देखो, हमारे पास एक फंड था, हमारे बिजनेस में ही फंड था, उस फंड को अगर हम यूज करते तो हमें बोरोइंग करने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो इस फंड के ऊपर जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती उसको हम बोरोइंग कॉस्ट मान के कैपिटलाइज करें। आंसर इज नो। एग्जाम्पल के लिए, ऑनर ने क्या दे दिया, कंपनी को इक्विटी दे दी, क्या हम इसको बोरोइंग माने, क्या नहीं। तो हम ऐसा बोलेंगे क्या जो डिविडेंड दे रहे वो हमारी बोरिंग कॉस्ट है, नहीं, है ना। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमने कंपनी के फंड को यूज करा, अगर ये फंड यूज ना करते तो हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से इनकम आती, तो उतना बोरिंग कॉस्ट मान लो और कैपिटलाइज कर दो, नहीं। हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं इस टाइप के इंटरेस्ट को, हमारे पॉकेट से जाना चाहिए, दैट्स इट। तो देखो, नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, नोशनल इंटरेस्ट मीन्स imaginary or assumed interest that is not actually incurred are the payable, एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑनर्स कैपिटल, ठीक है। चलो, डिटेल बेच में मैं तो इसको और डिटेल में समझाता हूँ आराम से। तो हमारा रिवीजन बेच है तो थोड़ा सा मैं फास्ट लूंगा, मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, हम जस्ट कंसेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलिए, तो नोशनल इंटरेस्ट के बाद आते हैं जनरल बोरिंग को, है ना। तो मैंने समझा दिया जनरल बोरिंग का मतलब क्या है। हमने किसी स्पेसिफिक क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लोन नहीं लिया था, हमने जनरली लोन लेके रखा था, लेकिन हाँ उसमें से अगर हम क्वालिफाइंग असेट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं तो इस टाइप के बोरिंग को हम जनरल बोरिंग बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब इसका क्या करेंगे, इसके ऊपर है ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डिफरेंट वे में होगा। कैसे होगा वो एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन पता चलेगा। अब यहाँ पर हमने बोरोइंग करी तो बोरोइंग हमने डिफरेंट डिफरेंट रेट से करी होगी। एक बोरिंग हमने करी होगी फॉर एग्जांपल के लिए 10% से, एक बोरिंग करी होगी हमने 8% के रेट से। अब जब यहाँ पर क्वालिफाइंग असेट्स के लिए यूज होगा तो अब हम ये थोड़ी ना देख के यूज करेंगे कि कौन सा वाला यूज करें, 10% वाला यूज करें या 8% वाला यूज करेंगे, तो हम तो हमारे पास फंड आ गया है, अब उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है ये इसको छोड़ दो, हम भूल जाते हैं, हम उस फंड को यूज करते हैं इस क्वालिफाइंग असेट्स के लिए। तो जब कैपिटलाइजेशन करेंगे तो किस रेट से कैपिटलाइजेशन करेंगे, वो कैपिटलाइजेशन रेट हमें निकालना होती, मतलब 10% इंटरेस्ट कैपिटलाइज करें या 8% इंटरेस्ट कैपिटलाइज करें।
है ना, प्रॉब्लम आई कि ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो उसको बोला जाता है, उस वेटेड एवरेज रेट को ही बोला जाता है कैपिटलाइजेशन रेट। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। नीचे चलते हैं, ये टेक्स्ट बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले स्पेसिफिक बोरिंग का एग्जांपल समझा देता हूँ। ABC Limited started construction of manufacturing plant on 1st April 20X1, which qualifies as a qualifying assets under IS 23. The following information is available. ABC Limited obtained a loan for the construction of plant and machinery. तो ये देखो स्पेशली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपने लोन लिया, एबीसी लिमिटेड ने लोन लिया, क्यों लिया, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। कितना लोन है, $50,000 का, इस डेट पर लिया है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 20 X2 को। ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस फंड ऑफ द लोन वर टेम्पररी इन्वेस्टेड एंड अर्न इन्वेस्टमेंट इनकम $400। तो यहाँ पर क्या है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है $400 की। चलो, तो ये क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 X2। तो बताओ जरा कितना होगा कैपिटलाइजेशन। सिंपल सी बात है, 50,000 का 10% निकालो तो आता है 5,000। ठीक है, तो 5,000 ये हमारी बोरोइंग कॉस्ट थी, ये इसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो 5,000 में से माइनस होगा 400, तो कितना बचेगा, 4,600। तो देखो कैलकुलेशन यहाँ पे करा हुआ है, बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज हो जाएगी आपकी, 4,600। बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा तो हेडिंग में जनरल बोरिंग, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपका जनरल बोरिंग का है या नहीं। XYZ Limited commenced the construction of an office building on 1 January 20 X2। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया है 1 जनवरी को। द फॉलोइंग बोरिंग वर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। लोन ए लोन बी, मतलब दो टाइप के लोन है, क्योंकि देखो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। एक ही बैंक से हम दो टाइप के लोन ले सकते हैं, दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट के, या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक से हमने लोन लिया है, ये है ना, कुछ भी हो सकता है। तो लोन कितना है, इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40,000 60,000। ठीक है, नन ऑफ द लोन वर टेकन स्पेशली फॉर बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग के लिए स्पेशली लोन नहीं लिया हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन कैसा है, जनरल बोरोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग पर हमने इस साल कितना एक्सपेंडिचर किया उसकी डिटेल है ये। 1 जनवरी को किया हमने 30,000 और 1 जुलाई को किया 20,000, है ना। तो हमने लेबर मटेरियल वगैरह लगाया होगा उसके ऊपर, मतलब वॉट एवर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है ये अगर देखा जाए तो 30,000 और 20,000 आई है इस साल। कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू टिल ईयर एंड 31 December 20 X2। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर। सिंपल सी बात है, कितनी बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। तो हमारा एक्सपेंडिचर 1 जनवरी को कितना हुआ, 30,000। फिर बाद में कितना हुआ, 20, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 50,000। हमारे पास फंड कितना अवेलेबल था, बोरोड फंड कितना अवेलेबल था, दोनों को ऐड कर लो, $100,000। ठीक है, अब इसमें से कौन सा वाला लोन यूज कर रहे हो आप मुझे बता सकते हो क्या। ये 30,000 का आपने जो एक्सपेंडिचर किया, ये किस फंड में से किया, इसमें से किया या इसमें से किया, आप नहीं बता सकते, है ना। आप ये नहीं बता सकते कि किस में कौन सा वाला यूज हो रहा है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे और वो अप्लाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगी, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा इस साल का। ठीक है, तो देखो निकालो, ये देखो ये अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, ये टोटल इंटरेस्ट है इतना फंड रेज करने के लिए। तो हम क्या कर लेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 9,200 को डिवाइड कर देंगे $100,000 से। तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन रेट। तो 9.2% का आ गया आपका कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। बस काम हमारा आसान। हमने 30,000 यूज करे, कितने पीरियड के लिए यूज करें, हमें क्या निकालना होता है जनरल बोरिंग में पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट से आप कैपिटलाइज करोगे, दैट्स इट। अब तो बहुत इजी हो गया। आपने 30,000 यूज करा, क्या पूरे साल भर यूज करा, हाँ 1 जनवरी को हमने यूज कर लिया था। मतलब अगर देखा जाए, हमने अगर 1 जनवरी को ही लोन लिया होता तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना होता, है ना। तो देखो हमने 1 जनवरी को क्या करा हुआ है, इस एक्सपेंडिचर को यूज कर लिया है। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ यूज लिखा है 12 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट कितनी निकालोगे, 12 मंथ की निकालोगे। तो हमने क्या करा यहाँ पर 30,000
मल्टीप्लाइड बाय, है ना, यहाँ पर 20 हो गया है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.2%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाइड भी 12 करा है, यानी कि पूरे 12 मंथ का। अब जो सेकेंड वाला जो एक्सपेंडिचर करा था हमने 1 जुलाई को करा था, यानी कि कितने टाइम तक यूज हुआ फंड, 6 मंथ ओनली। हमने कितना करा, 6 मंथ ओनली यूज करा ना इस महीने, इस साल। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 9.2% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि ये 6 मंथ का क्या है आपका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो टोटल लगाया तो टोटल आ गया 3,680। इसी को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया। तो जनरल बोरिंग बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है, बस वहां पे क्या निकालना होता है, कैपिटलाइज रेट निकालना होती है। चलो ठीक है। अब दोनों का है ना मिक्स केस है, स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग। अब यहाँ से ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, है ना, अगर दोनों चीजें हो तो एक क्वेश्चन में, जनरल भी हो और स्पेसिफिक बोरिंग हो। पढ़ते क्वेश्चन, PQR लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 20x1। द बिल्डिंग इज क्वालिफाइंग असेट्स, बिल्डिंग क्या है, क्वालिफाइंग असेट्स है, ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन। स्पेसिफिक बोरोइंग, लोन अमाउंट 40,000 है, इंटरेस्ट रेट है 9%, लोन टेकन 1 अप्रैल को, और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है $300 का, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है, $300 की है। अब इंफॉर्मेशन है जनरल बोरोइंग की, आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, लोन है, लोन ए लोन बी, अमाउंट दे रखा है और इंटरेस्ट रेट दे रखे, ठीक है। हमने एक्सपेंडिचर कितना किया इस बिल्डिंग पर ये देखना जरूरी है। तो 1 अप्रैल को किया हमने 30,000 और 1 अक्टूबर को किया हमने 40,000, है ना। 30,000 और 40,000, बताओ कौन सा वाला यूज किया होगा आपने फंड। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक बोरिंग यूज करोगे ना, क्योंकि उसी पर्पस के लिए तो लोन लिया था। तो सबसे पहले आपने क्या करा होगा, स्पेसिफिक बोरिंग यूज किया होगा, यानी कि ये जो 40,000 है उसमें से आपने ये 30,000 एक्सपेंडिचर करे होंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा अभी स्पेसिफिक बोरिंग में बैलेंस, 10,000 अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, ठीक। तो जब अक्टूबर में आपने एक्सपेंडिचर करा होगा तो सबसे पहले वो 10,000 यूज करा होगा, और फिर रिमेनिंग 30,000 यूज करा होगा जनरल बोरोइंग में से। तो इस टोटल, ये हमारे पास टोटल बोरोइंग कितनी है, 80,000 की जनरल बोरोइंग है, इसमें से कितना यूज कर रहे होंगे हम, 30,000 यूज कर रहे होंगे 1 अक्टूबर को, ठीक है, ये क्लियरिटी रखना माइंड में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड थ्रू आउट द ईयर एंड वॉज नॉट कंप्लीटेड 31 मार्च तक, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आप आइडेंटिफाइड करोगे कि एक्सपेंडिचर कितना आप कर रहे हो और कहां से कर रहे हो। तो देखो, एक्सपेंडिचर एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। तो एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है इस साल 70,000 का, 30,000 और 40,000 हो रहा है, टोटल 70,000। स्पेसिफिक बोरिंग यूज करेंगे सबसे पहले, कहाँ से यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है ना, जिस चीज के लिए लोन लिया है सबसे पहले तो वही यूज करेंगे। तो 30,000 से, 30,000 का जो एक्सपेंडिचर किया है हमने वो कहाँ से करा, स्पेसिफिक बोरोइंग से, ठीक। फिर जो हमने 40,000 करा वो कहाँ से करा, वो हमने स्पेसिफिक बोरोइंग से 10,000 यूज करा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग हमारी 40,000, हमने लोन लिया था 40,000 का, उसमें से 30,000 तो हमने पहले यूज कर लिया था, अब बचा था 10,000, वो यूज कर लिया यहाँ पर। तो रिमेनिंग 30,000 कहाँ से यूज करा, जनरल बोरोइंग से। तो ये यहाँ पर देखो आपको रिकंसिलेशन मिलेगा, ठीक। आपको ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है। बोरोइंग कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक बोरोइंग की बात करेंगे तो 40,000 का 9% निकालो, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो कितना आता है 3,600, है ना। उसमें से क्या माइनस करोगे, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है वो 400, तो 3,200 आपका क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। 300 है शायद, एक सेकेंड। हाँ, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट 300 है, ठीक है, तो 3,300 आएगा आपका। चलो, तो ये देखो स्पेसिफिक लोन, ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने निकाला फुल ईयर का, उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करी तो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट इतनी कैपिटलाइज होगी, हमने ये निकाल लिया। अब जनरल बोरिंग का निकाल लो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन रेट, है ना, यानी कि वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो ये लोन अमाउंट है और ये इंटरेस्ट रेट है ना, तो पूरे साल भर का हमने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें चाहिए एवरेज इंटरेस्ट रेट, यानी कि वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, तो हम कैसे करते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट बोरोड। तो ये अमाउंट हमारा जनरल बोरोइंग का है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर 7,000 डिवाइडेड बाई 80,000 करा हुआ है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है।
तो जनरल बोरिंग कितना यूज करा है आपने? ओनली 30,000 यूज करा है। तो 30,000 वो भी कितने पीरियड के लिए? अक्टूबर से मार्च तक, यानी कि 6 मंथ ही यूज कर रहे हो। तो देखो 30,000 पीरियड ऑफ यूज 6 मंथ, कैपिटलाइजेशन रेट 8.75% है ना। तो कैलकुलेशन देखो, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट और पीरियड कितना? 6 मंथ। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 1,310। ठीक है। स्पेसिफिक बोरिंग वाला 3,300 ऊपर निकाला था हमने, और जनरल बोरिंग वाला 1,310 ये निकल के आ गया। तो टोटल आपका इस पीरियड में, है ना, इस साल कितना होगा? $4,610 आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल काम है। आपको क्या आइडेंटिफाइड करना होता है, स्पेसिफिक बोरिंग है या जनरल बोरिंग है। जनरल बोरिंग में एक काम बढ़ जाता है, आपको रेट, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, नहीं तो बाकी सब कुछ सेम है। चलो अब रिमेनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन, है ना, कि आप बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है इसलिए ध्यान देना। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, वो तीनों की तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होती है, तब से आप कमेंसमेंट करोगे, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे। कब? सबसे पहली, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो गई हो, आपने एक्सपेंडिचर करना चालू कर दिया हो, जो आपने लोन लिया उस लोन का यूज करना चालू कर दिया ना, उस अमाउंट से आपने, जैसे बिल्डिंग बना रहे हो तो मटेरियल परचेज कर लिया है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिए है। तीसरा, रिलेटेड एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर दी है, जो भी नेसेसरी एक्टिविटी होती है, जैसे साइट प्रिपरेशन के लिए सर्वे करवाना, है ना, सर्वे सर्वे कराना या डिजाइन बनवाना, तो ये आपने रिलेटेड एक्टिविटी क्या कर दी, आपने स्टार्ट कर दी। तो ये तीनों जिस दिन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, आप कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देना। तो सिंपल सी बात बोलूँ, अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट होती, मान के चलो जनवरी में हमने लोन लिया, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो गई हमारी, उसके बाद फरवरी में हमने मटेरियल परचेस कर लिया है ना, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल लगेगा, और मार्च में जाके हमने क्या करा, हमने सर्वेयर को बुलाया वहाँ पे, या फिर हमने डिज़ाइन बनवाई है बिल्डिंग की। तो ये काम हमने कब करा? मार्च में। तो यहाँ पर कंडीशन कब सेटिस्फाइड हो रही है? तीनों के तीनों मार्च में जाके सेटिस्फाइड हो रही है ना। तो कैपिटलाइजेशन होगा आपका मार्च से। ध्यान रखना, जिस दिन आपकी सारी कंडीशन फुलफिल होती है, उसके बाद से ही आपका कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। उसके पहले का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। दैट्स इट। चलो, तो ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया पूरा पेज। देखो क्या क्या है, इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द असेट्स, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो गई हो, अंडरटेक एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर सेल। तो आपने नेसेसरी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर दी, सबके एग्जाम्पल भी दे रखे, फटाफट से रीड कर लेता हूँ, मैंने समझा दिया। इनकर्ड कर दिया एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली इन्वेस्टेड रिसोर्सेस इन द क्वालिफाइंग असेट्स, हमने एक्चुअली क्या कर दिया, जो लोन लिया था उससे क्या कर दिया हमने, एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल, कैश पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, मटेरियल परचेज्ड एंड डिलीवर्ड एट साइट। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड मतलब हमने लोन ले लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू हो गया है। ठीक है। अंडरटेक्स एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, इसका मतलब समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। मीनिंग, द एंटाइटी हैज स्टार्टेड रियल एक्टिविटी द दैट ब्रिंग्स असेट्स क्लोजर टू बीइंग यूजेबल आर सेलेबल। मतलब एक्चुअली में हमने क्या कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया, ये दिखना भी तो चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल, साइट प्रिपरेशन ऑफ साइट प्रिपरेशन एंड लैंड क्लियरिंग, technical design and engineering work, obtaining construction permits and approvals, ट्रायल प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग बिफोर कमर्शियल यूज। तो ये इससे पता चलता है कि आपने रियल में एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, और आप चाहते हो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट रेडी, जो बिल्डिंग है वो रेडी फॉर यूज में आ जाए, है ना। मतलब आपने उसके लिए स्टेप्स उठा लिए हैं। इंपॉर्टेंट नोट है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन इज नॉट मैंडेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल एक्टिविटी काउंट, है ना। तो आप ये नहीं बोलोगे कि जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तभी उसको बोलेंगे नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अगर आपने देखो साइट प्रिपेयर या सर्वेयर को बुला लिया, या फिर आपने क्या कर लिया, डिजाइन बना लिया, तो डिजाइन बनाना कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हाँ उस बिल्डिंग को बनाने के लिए नेसेसरी है ना। डिजाइन बनाओगे उसी के बाद तो क्या होगा, बिल्डिंग सही तरीके से बनेगी। तो डिजाइन बनाना भी क्या है, आपकी एक्टिविटी को बताता है कि आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है।
चलो नेक्स्ट हमारा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग होता है पाउज कर देना, है ना। मतलब कि कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे, P&L में ले जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको पॉज करना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन को। कब करोगे? जब इंटरप्शन हो रहा है आपकी एक्टिविटी में, जो डेवलपमेंट का वर्क है वो आपने पॉज कर दिया, रोक दिया है। अब ऐसा क्यों करेगा मैनेजमेंट, है ना। देखो कंपनी का मैनेजमेंट 3 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का उनका प्लान था, ठीक है। और 3 साल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। मैनेजमेंट ने सेकेंड 2 साल हो चुके इस बिल्डिंग पर, 2 साल तो कैपिटलाइजेशन कर दिया। मैनेजमेंट चाहता है ना 2 साल और हम क्या करें, कैपिटलाइजेशन करें। ऐसा क्यों चाहता है मैनेजमेंट? क्योंकि जो बोरिंग कॉस्ट है वो बहुत हेवी होती है, वो जाएगी P&L में। तो P&L में जाएगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट कम दिखेगा, है ना। तो उनको कॉन्फिडेंस कम होगा इस कंपनी में। या जो नए इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके है ना प्रॉफिट कम दिखेंगे। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि है ना जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो कैपिटलाइज होता रहे और 2 साल तक। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमें ना डिले कर देते हैं। हम है ना हमारी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन वर्कों को डिले कर देते हैं। तो 4 साल हो जाएगी, तो 4 साल तक कैपिटलाइजेशन मिलेगा। तो स्टैंडर्ड ने रोक दिया यहाँ पर। स्टैंडर्ड ने बोला कि आपने क्या करा है, प्रोजेक्ट को आपने डिले करा है। ये अवॉइडेबल कंडीशन के कारण करा है, आपने जानबूझ के करा हुआ है, या आप इसे अवॉइड कर सकते थे। लेकिन आपने क्या करा, आपने उसको अवॉइड नहीं करा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमने खुद एक तो हमने क्या कर दिया, हमने ही कंस्ट्रक्शन काम बंद कर दिया। मैनेजमेंट ने बोला कि अभी स्टॉप करो, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, है ना। तो पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। या फिर लेबर ने स्ट्राइक कर दी। अब ये लेबर ने स्ट्राइक कर दी तो हम अवॉइड कर सकते थे, हम उनको स्ट्राइक करने नहीं देते। जो भी उनके वो थे, इश्यूज थे, उसको हम रिजॉल्व कर देते। यानी कि एक्सटेंड नहीं होता, ये हमारे हाथ में था इसको कंट्रोल करना। हमने नहीं करा जानबूझ के। अगर नहीं करा तो अब ये जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड है उसका जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो जाएगा सीधे P&L में। इसको बोला जाता है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब एक होता है जेन्युइन रीजन। अब जेन्युइन रीजन कैसे, मतलब कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस थी। जैसे हम है ना क्या कर रहे थे, ब्रिज बना रहे थे नदी के ऊपर। अब रिवर में क्या होता है, रेनी सीजन में फ्लो बढ़ जाता है पानी का। तो फ्लो बढ़ जाता है तो ब्रिज बन नहीं पाएगा, ऑब्वियसली बात है, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, हम हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक देते हैं। हम पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अनअवॉइडेबल है वो। तो उस पीरियड में जो भी हमने एक्टिविटी बंद कर दी, पॉज कर दी, तो उस पीरियड में हमारा कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, सस्पेंड नहीं रहेगा, ठीक है। चलो यही लिखा हुआ है, पढ़ा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Capitalization of borrowing cost is not suspended when the interruption is unavoidable and is a necessary part of the process of preparing qualifying assets for its intended use or sale। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे a wine manufacturer produce premium wine that must be aged for 3 years before sale, है ना। सेल की कंडीशन में आने के लिए उसको 3 साल तक पुराना किया जाता है वाइन को, है ना। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि हम प्रीमियम वाइन सेल करेंगे, वो 3 साल एज की, मतलब उसकी एज कितनी होना चाहिए, 3 इयर्स। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये नेसेसरी है क्या इसको एज करवाना, मतलब रोकना। जो भी हमारी कंस्ट्रक्ट जो एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी उसको रोक रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा। सीजनल स्टॉपेज मैंने अभी बता दिया, मानसून और विंटर का। मैंडेटरी टेस्टिंग और ट्रायल रन। हाँ हमें टेस्टिंग करना है, प्लांट एंड मशीनरी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसकी टेस्टिंग करना है हमें। तो टेस्टिंग के लिए हमने कंस्ट्रक्शन रोक दिया, एक्टिविटी स्टॉप कर दी। तो हमारा कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, नेसेसरी है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब एग्जांपल से समझो, आपने लोन लिया था 20 साल के लिए, ठीक है। आपकी असेट्स रेडी फॉर यूज हो गई 3 साल के अंदर। 3 साल में आपकी रेडी फॉर यूज हो गई। तो कैपिटलाइजेशन कब कहाँ स्टॉप हो जाएगा, इस थर्ड ईयर के एंड पर आपका कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि जिस दिन आपका रेडी फॉर यूज हो गया असेट्स, उस दिन आपका कैपिटलाइजेशन परमानेंटली बंद हो जाएगा। इसके बाद के पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो जाएगा P&L में, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो तीन कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपका कैपिटलाइजेशन स्टार्ट। एंड कब होगा, जब असेट्स रेडी फॉर यूज हो गए या असेट्स रेडी फॉर सेल हो गई। तो इस पीरियड का ही आपका क्या होगा,
कैपिटलाइज होगा, उसके बाहर के पीरियड का रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान के P&L में ले जाना। ठीक है, चलो बहुत इजी है। सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मींस स्टॉप व्हेन द असेट्स इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर सेल। नेक्स्ट है आपका असेट्स कंप्लीटेड इन पार्ट। इसका मतलब समझो, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, वो प्रोजेक्ट में हमको है ना 10 घर बना के देना है ना, 10 रो हाउसेस बनाना है। तो जैसे जैसे एक रो हाउस बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि वो सिंगल रो हाउस क्या हो रहा है, रेडी फॉर यूज कंडीशन में आ रहा है ना। अगर वो रेडी फॉर यूज कंडीशन में आ रहा है तो उससे रिलेटेड कैपिटलाइजेशन बंद कर देना। अगर आपकी असेट्स, क्वालिफाइंग असेट्स रेडी फॉर यूज में आते जा रही है इन पार्ट्स, पार्ट पार्ट में क्या हो रही है, रेडी फॉर यूज में आ रही है, तो उतने पार्ट का कैपिटलाइजेशन आप बंद कर देना। दैट्स इट, रिमेनिंग पार्ट का ही कैपिटलाइजेशन होगा, दैट्स इट। चलो, तो ये इसको बोलते हैं असेट्स कंप्लीटेड इन पार्ट्स। कैपिटलाइजेशन सीजेस पार्ट वाइज व्हेन ईच पार्ट इज रेडी। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ना, क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा, कितनी बोरिंग कॉस्ट हमने इनकर्ड करी और कैपिटलाइजेशन रेट क्या था, दैट्स इट। तो चलिए, इसी के साथ IS 23 बोरिंग कॉस्ट का रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।